स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। देश में हिंदू मुस्लिम आबादी और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है और इस मसले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने भारत में मुस्लिमों की आबादी पर बड़ी बात कही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 1930 से ही संगठित तरीके से मुस्लिम आबादी को बढ़ाने की कोशिशें हुई हैं ताकि उनकी ताकत को बढ़ाया जा सके। इसकी वजह भी उन्होंने गिनाई है कि ऐसी कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि इस देश को पाकिस्तान बनाया जा सके। यह सब पंजाब, सिंध, असम, बंगाल और आसपास के क्षेत्रों के लिए पूरा प्लान किया गया था, जिसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली। मोहन भागवत ने कहा कि पंजाब, बंगाल आधा ही मिल सका, असम इन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन अब भी कई तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुस्लिम आबादी को लेकर दिए गए बयान पर अब बवाल मच गया है। हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को ट्वीट कर भागवत के इस बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संघ सिर्फ एंटी मुस्लिम नफरत पैदा कर रहा है। अपने दूसरे ट्वीट में ओवैसी ने लिखा कि मुस्लिमों से नफरत करने की संघ की आदत रही है और वो धीरे धीरे समाज में यही जहर घोल रही है। इस महीने की शुरुआत में भागवत ने कहा था कि हम सब एक हैं, जिसके बाद उनके समर्थकों ने उन्हें बहुत परेशान किया होगा, इसलिए उन्हें फिर से मुस्लिमों को नीचा दिखाने और झूठ बोलने की ओर लौटना पड़ा। ओवैसी ने कहा कि आधुनिक भारत में हिंदुत्व की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आखिर क्यों बार बार हिंदू मुस्लिम आबादी को लेकर यह विवाद उठ रहा है और क्या इस संघ पर, इस पूरे बयान पर संघ का एजेंडा क्या है? मोहन भागवत की बातें और असुद्दीन ओवैसी के आरोपों में कितना दम है? इन्हीं विषयों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सुनवाना चाहते हैं कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहाँ संख्या बढ़े, ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी, ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। तो अब मोहन भागवत के बयान को लेकर विवाद छिड़ गया है और वैसे भी मोहन भागवत जब भी कोई भी अगर बयान देते हैं तो उस पर राजनीति, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो ही जाते हैं। ये शुरू से ऐसा ही रहा है सिस्टम। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर इन बयानों के मायने क्या हैं। जिस तरह से देश में चुनाव आने को होते हैं और हिंदू मुस्लिम की जो मुद्दा है वो हावी हो जाता है, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा से। बीएन भट्ट साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर मतीन मुस्लिम स्कॉलर हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बीएन भट्ट साहब, आप राजनीति को बड़े करीब से आपने देखा है, आपका इतना अनुभव रहा है, ये जो बयान है इनके वास्तविकता में क्या मायने होते हैं? क्योंकि इसका फायदा किसी आम जनता को तो होता नहीं है, लेकिन जो सियासी फायदा है वो जरूर इन बयानों से मिलता है। था इसलिए इधर आके यहाँ संख्या बढ़े, ऐसा नहीं। जो आबादी का विषय उन्होंने उठाया ये भी कुछ नया नहीं है। और आप जानते हैं कि ये कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। जिस इलाके में जिस वर्ग की ज्यादा आबादी है उससे उस राज्य का, उस क्षेत्र का या उस देश का भविष्य तय होता है। और आपको याद होगा 1977 से ही आसाम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। ये बहुत लंबा आंदोलन था और इस आंदोलन का संचालन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने किया था। एक संस्था वहां पे असम गण परिषद, वहां की पॉलिटिकल पार्टी भी थी। और इस आंदोलन की समाप्ति जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे 85 में, उस समय आसाम अकॉर्ड हुआ था। उसके बाद ये आंदोलन वापस हुआ था, लेकिन ये मुद्दा कभी हल नहीं हुआ। और उस समय IMDT एक्ट बना था कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए, लेकिन उस कानून में भी इतनी खामियां थी कि कुछ इससे जो आसामियों की मांग इससे पूरी नहीं हुई।
और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड थी कि बंगाल में और आसाम में जो हिंदू शरणार्थी हैं उनको नागरिकता दी जाए और वो बिना नागरिकता के रह रहे हैं और वो आज भी नारकी जीवन भोग रहे हैं। और बीजेपी सरकार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये काम चल रहा था कैसे फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई किया जाए। तो एनआरसी भी आसाम में हुआ था, तो एनआरसी में भी बड़ी संख्या में उसमें जो बांग्लादेशी हिंदू थे वो ही विदेशी डिक्लेयर हो गए। तो ये समस्या जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की है बहुत पुरानी है। 1950 में जिन जिलों में आसाम के खासकर नालबाड़ी जैसे जिलों में जहां एक भी मुस्लिम आबादी नहीं थी, आज वहां मुसलमानों का बहुमत है। और आसाम की जो पॉलिटिकल पार्टी है AUDF के जो नेता हैं परफ्यूम किंग मौलाना बदरुद्दीन अजमल, वो तो बाकायदा घोषित तौर पर एक अभियान ही चला रहे हैं कि साहब ये अगला इस्लामिक स्टेट बनेगा। तो संघ प्रमुख ने इस जो आने वाला डेमोग्राफिक चेंज है उसके प्रति चेताया है और ये इतिहास की विरासत है। और इसको केवल जो चुनावी राजनीति है, हिंदू मुस्लिम है, इस दल का फायदा होगा, इस दल का नुकसान होगा, इसको इस संदर्भ में ना देख करके हमें ठंडे दिमाग से भी सोचना होगा कि ये एक हिस्टोरिकल फॉल्ट लाइन है और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के जरिए हम कैसे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। संघ प्रमुख ने अपने भाषण में सिंध का भी नाम लिया, बंगाल का भी नाम लिया, पंजाब का भी नाम लिया और ये कहा कि आधा बंगाल जो है पाकिस्तान चला गया, आधा पंजाब जो है पाकिस्तान चला गया। कश्मीर में हालत हम देख रहे हैं, हमने देखा है 1989-90 में कैसे वहां के कश्मीर वैली की हिंदू आबादी को खदेड़ दिया गया, एक एथनिक क्लींजिंग हुआ और वहां पे अभी हिंदू बहुत कम बचे। तो इस मामले को सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक रिटोरिकल भाषा में, भड़काऊ भाषा में चर्चा करने से बेहतर है ये सभी दलों को अपने अपने राजनीतिक हित से ऊपर उठ करके इसको देखना चाहिए कि इस समस्या का जो डेमोग्राफिक चेंज आ रहे हैं आसाम में उसका उससे कोई और विषम राजनीतिक स्थिति ना पैदा हो और जो स्थितियां पहले से बहुत जटिल हैं वो और जटिल ना हो। बंगाल के पश्चिम बंगाल के जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, कम से कम 5-6 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं बांग्लादेश से जहां पे आज मुस्लिम आबादी का बहुमत हो गया है। मामला ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, मामला ये सामुदायिक डिवाइड का नहीं है, मामला देश की सिक्योरिटी का है, मामला इन इलाकों की डेमोग्राफिक इन्वेजन की वजह से जो वहां की संस्कृति में और वहां के कुल स्वरूप में जो परिवर्तन आ रहा है उसको देखते हुए क्या किया जाना चाहिए। मेरे विचार से संघ प्रमुख ने इसी और सबका ध्यान आकर्षित किया है और इसको इसी रूप में लेना चाहिए। चलिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, मोहन भागवत के बयान से आप कितने सहमत हैं या आप असहमत हैं? PM भट्ट साहब जी ने जो बोला एक राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल एकदम अक्षरशः बात सही कही। इसको एक सांप्रदायिक निगाहों से न देख करके, इसको एक कम्युनल दृष्टि से न देख करके एक राष्ट्रीय समस्या है और ये राष्ट्रीय समस्या आज से नहीं, आजादी के पहले से समस्या है। जो मोहन भागवत जी ने कहा वो एक बिल्कुल समस्या की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट कराया। अगर वो समस्या पे ध्यान अगर पहले दे दिया गया होता तो शायद जो देश में जो देश का बंटवारा हुआ, चाहे पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना या अनेक खंड खंड हुए हमारे देश के, शायद नहीं हुए होते। अगर जो इससे भी वास्तव में अगर जो हम नहीं जागे और इसको एक हम राष्ट्रीय समस्या के रूप में इसको नहीं देखे तो निश्चित रूप से हमारी देश की वर्तमान जो भौगोलिक परिस्थितियां है उससे निश्चित रूप से चेंज जाएगा। क्योंकि असुद्दीन ओवैसी एक ऐसे अलगाववादी विचारधारा के हो रहे जिनके जो आप देखो कि हमेशा उनकी बातें पूरी तरह मजहबी होती है, पूरी तरह ऐसे भड़काऊ होती है कि वो मुस्लिमों का वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। अब यही और इसी पैटर्न पे चलने का काम वो जिन्ना ने किया था और उसके बाद अपनी एक वो लेकर के और अलग राष्ट्र की मांग किया, जिसके बाद आप देखो कि हमारे देश के खंड खंड हुए, आजादी के पहले ही एक दिन पहले देश का विभाजन हुआ। तो वही स्थिति भारत में ना है और जनसंख्या का
संतुलन बिगड़े ना और संतुलित ना हो, इसलिए ये जरूरी है कि इससे एक विचार करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है और इसको कम्युनल दृष्टि से न देख करके एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। और निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है, आप देखो भारत में देख लीजिए कि किन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पे किसी मोहल्ले गली में पहले मस्जिद बनते हैं और उसके बाद जैसे जैसे संख्या उनकी कुछ बढ़ती है तो वहां से हिंदू या तो छोड़ने लगता है या पलायन कर जाता है, क्योंकि कई प्रकार की समस्याएं होती है वहां पे, क्योंकि हिंदू अधिकतर जो है मांसाहार नहीं करता है, अधिकतर वहां पे अनेक प्रकार की चीजें ऐसी खान पान या और भी ऐसी चीजें हैं जिसको हिंदू बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि उसमें कई चीजें अंतर आ जाती। फिर कट्टरपंथी विचारधारा जो है वो निश्चित रूप से हिंदुओं को परेशान करती है, जो सनातन को मानने वाले हैं या और भी लोग हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि जनसंख्या का नियंत्रण बिल्कुल हो सब पे, और ये इससे चिंतन करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है भारत में, उस तरफ मोहन भागवत जी ने ध्यान आकृष्ट किया है। तो इससे ये और लेकिन हर बात को असुद्दीन ओवैसी जिस प्रकार से घुमाते हैं, तो हर संघ प्रमुख की बातें हो या कोई भी हिंदुवादी नेता की बात हो, अगर वो सही कुछ बोल रहे हैं तो उसको भी उनको घुमाना होता है, क्योंकि वो अपने समाज के अपने मुस्लिम एक वर्ग को चाहते हैं किसी भी तरीके से उसको गर्म रखें। जबकि आप देखो संघ प्रमुख ने तो कभी किसी मुस्लिमों के खिलाफ तो कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन असुद्दीन ओवैसी का एक कैरेक्टर रहा है, वो माँ कौशल्या पे बोलते हैं, भगवान राम मंदिर पे निर्णय आया तो वो सुप्रीम कोर्ट पे बोलने लगे, और कई चीजें आती है भड़काऊ बातें बोलना, तो बोल करके जो लेकिन स्वामी जी मोहन भागवत कुछ दिन पहले कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है और फिर सभी हिंदू हैं, अब फिर इस तरह की बातें, तो ये असमंजस की स्थिति पैदा होती है ना कि किस चीज को हम सुने, किस चीज को माने। नहीं दिनेश जी, देखिए उसके पीछे भी एक ऐसी भावना है कि वास्तव में जो भारत कुछ तो मुट्ठी भर जो आए, जो मुसलमान आए, तो उन्होंने ही तो आकर के यहाँ पे तो जो हिंदू थे वही तो मुसलमान बने ना, तो इसलिए वो उस परिप्रेक्ष्य में कहे जाना वो कोई गलत नहीं है कि यहाँ पे रहने वाले डीएनए तो वास्तव में हिंदुओं के। अब हमारे पास एक मुस्लिम का फोन आया, बोले हमारे दादाजी हमारे हिंदू थे, क्षत्रिय थे, कोई तो कितने अनेक प्रकार के लोग आते हैं, और तो स्वाभाविक है कि डीएनए तो एक होगा ही। आप पूजा पद्धति तुमने चेंज कर लिया तो इसका मतलब ये थोड़े कि तुम्हारा डीएनए चेंज हो जाएगा, तो वो उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बोला, और लेकिन उसको हमें लगता है कि दूसरी तरफ ले जाया जाता है, लेकिन उनके बात जो है उससे भी गलत नहीं थे और यहाँ भी गलत नहीं है। इस बात को सिर्फ समझने वाला अगर सद्भावना के रूप में इसको देखा जाए तो सद्भावना होगी, और अगर जो विघटन के रूप में देखा जाए असुद्दीन ओवैसी और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उस तरीके से दिखाई देता है। चलिए डॉक्टर मतीन भी हमारे साथ जुड़े हैं, महाराज जी डॉक्टर मतीन भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी एक टिप्पणी ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे अपन। डॉक्टर मतीन, आप किस तरह से मोहन भागवत के बयान को लेते हैं? बेसिकली देखिए मामला यह है कि गांधी के देश में गोडसे के मार्ग, गांधी के देश को गोडसे के मार्ग पर चलाने की एक कोशिश है। ये वो मुल्क है कि हुकुमचंद जैन, मुनीर बेग एक साथ फांसी का फंदा पे चढ़ाए गए थे, जिंदा जलाया गया था मुनीर बेग को, और हुकुमचंद जैन को जो है जिंदा दफनाया गया था। ये उन लोगों की कुर्बानियां हैं। यहाँ पर जिस अंदाज में पिक्चर बना करके पेश की जा रही है बेइंतहा अफसोसनाक है। कभी कुछ कहेंगे कि साहब मुसलमानों का है, कभी इस तरह के जो बयान आ रहे हैं अफसोसनाक बयान है। ये इस मुल्क की खूबसूरती, इस मुल्क में जो हिंदू मुसलमान की जो एकता है, ये कुछ गोडसेवादी लोगों को खटक रही है। ये चीज बहुत खतरनाक है कि आज जब ये सुनते हैं कि साहब योगी राज में साहब हिंदुओं को जो है परेशान किया जा रहा है, बड़ा अफसोस लगता है। ये बड़ा अफसोस होता है कि जब मोदी के भारत सरकार का प्रधानमंत्री है और आरएसएस और भाजपा की एक जग जाहिर है कि साहब उनकी सरकार है, उस वक्त हिंदू जो है खतरे में है। एक बड़ा अफसोस होता है कि साहब
कि क्या चीज, क्या डराना चाहते हैं, क्या चीज करना चाहते हैं, इस मुल्क को किस सिमत में ले जाना चाहते हैं। ये मुल्क उनका है, ऐसे लोगों का है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है। मुझे याद है कि प्रयागराज, जिसका नाम आज है इलाहाबाद में, जिस वक्त नरसंहार हुआ था, अंग्रेजों ने नरसंहार किया था, तो कब्र में लगाने के पटरे कम पड़ गए थे और शमशान घाट में लकड़ी कम पड़ गई थी जलाने के लिए। ये इस मुल्क के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों ने कुर्बानी दी है और आज उसको अलग किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर मतीन, एक इस चीज से बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है कि जहां जहां पर भी अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ जाती है, वहां पर जो अन्य समाज होगा या अन्य धर्म से होंगे, वो लोग वहां से पलायन करना शुरू कर देते हैं या उनको भगाया जाता है। ऐसा, ये सिर्फ एक बात नहीं है, प्रैक्टिकली है ये चीज। इस चीज को आप स्वीकारेंगे? ये प्रैक्टिकली है कि वहां पर जो अपर लेयर के लोग हैं वो इस तरह की नफरत अंगेज बयानात देते हैं, जो गांधी को गोली मुजस्समा बना करके गोली मारते हैं। ये इस तरह के लोग एक माहौल क्रिएट करते हैं, उस माहौल क्रिएट से पूरी इंसानियत को नुकसान होता है। भाई ये गांधी का मुल्क है। जो मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हो गई, उन्होंने उसको वहाँ पूजा करना रोक दिया। अभी जाकर के वहाँ पे जाकर के सबसे बात हुई, जाकर के उनको रखने की व्यवस्था की गई। आप जरा सोचो कि जो मोहब्बत की, जो प्रेम की बातें कर रहे हैं, तो ये प्रेम और मोहब्बत की बातों तक ही सीमित है। लेकिन आप ही देखो, नफरत जगह तो भरा हुआ है ना। आप ये डीएनए की बात कर रहे हैं। आपको आप मतीन खान जी से पूछिए, इनके तीसरे पुष्प पीछे जो है, आप पता करिए, ये भी निश्चित रूप से हिंदू होंगे, ये भी हमारे कहीं न कहीं भाई होंगे। लेकिन आज वर्तमान में पूरा पद्धति इनकी बदल गई, इसलिए हमसे नफरत करने लगे। लेकिन हमारी तो जो विचार नहीं, नफरत आरएसएस के बैनर, बेसिकली आरएसएस को बैन करने, पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, चाहे वो मतीन खान जी हो, चाहे पूरे विश्व के कोई विचार नहीं। आप आरएसएस का जब प्रकोप बढ़ गया है, आरएसएस का जब वजन बढ़ा है, तो आरएसएस का आदर्श जो है वो राम नहीं बल्कि हिटलर ये हमें काफिर समझते हैं दिनेश जी, ये हमें काफिर समझते हैं। तो सवाल इस बात का जब इनको पढ़ाया जाएगा कि भाई स्वामी चक्रपाणी तो काफिर है इनके निगाहों में, तो वही ये मानेंगे। तो हमें तो दिखाया जाता है कि भाई पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम तो परिवार मानते हैं। यही कारण है कि जहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाती है, वहाँ पे सभी तो नहीं, लेकिन उसमें जो जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं वो हवा देते हैं। जैसे मतीन खान कह रहे हैं, उसमें वो चोर के लोग उछवर के भाई आप, मैं तो तारीख के हवाले से आपको बता रहा हूँ। आप समझ लीजिए, देखिए आरएसएस पर मानसिकता के मुसलमान है, जो जिहादी मानसिकता भाई के मुसलमान है, 15,000 से ज्यादा आरएसएस पर दंगों के आरोप है। हजारों मुसलमानों को जो है हेडगेवार से लेकर बाबा के तक से, बल्कि भागने पे मजबूर कर देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए आरएसएस जो है वो राम को फॉलोअर नहीं है। ये बात बहुत वाज़ेह है। आप हेडगेवार से लेकर के और भागवत तक आप देखिए कि कोई भी आदमी जो है वो शादीशुदा नहीं है। हेडगेवार से आरएसएस के, अरे भाई सुन लीजिए, आरएसएस के जो हेडगेवार थे स्वामी जी चक्रपाणी महाराज जी, जरा सुनने का कष्ट करें। आरएसएस के हेडगेवार से लेके भागवत तक ये सारे के सारे लोग हमारे हैं। आपका समाज हो जाता है। ये बताइए, आरएसएस के हेडगेवार से लेकर के भागवत तक के सारे लोग कुमारे हैं। भाईचारा थी 93 साल तक अरसे तक कोई भी, अभी तो देख लो ना कि जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, जिस मोहल्ले में, वहाँ पे हिंदुओं की क्या स्थिति है, और जहाँ पे हिंदुओं की ज्यादा है वहाँ पे मुसलमान एकदम बेफिक्र होकर सोता है, क्योंकि उसकी विचारधारा विश्वबंधु चुकी है। वो तो आपको भाई मानता है, लेकिन आप उसको जिहादी मानते हो। तो ये दृष्टिकोण का अंतर है। यही दृष्टिकोण जो है हिंदुओं को कमजोर बना देता है और आपको जो है हिंसक बना देता है। आपको हम भाई मानते हो और आप हमको जिहादी मानते हो।
बस यही अंतर है। मैं तो इसको संशोधन करने की आवश्यकता है आपको मतीन खान जी। जब तक कि चटपाली जी आप संशोधन नहीं सुनने का करेंगे, कष्ट करें। जब तक कि अपने को मैंने करेक्शन आपकी नहीं पूरी करेंगे, तकरीर तब सुन तक ली। निश्चित रूप से मित्रता नहीं हो पाएगी। जन्म तो भाई, खुद ही ये मसला हमें मालूम है। बात तो है चटपाली सुने की जी। जब हाथ से खंजर छोड़ो। मतीन खान जी अपने हाथ से खंजर छोड़ो, अपने आप प्रेम हो जाएगा। लेकिन चटपाली जी आप बात सुनने का जबरदस्ती कष्ट करें आप। चटपाली जी बात सुनने जी। का कष्ट करें। आरएसएस पर अब तक 15,000 दंगों का आरोप है। हेडगेवार से लेकर के भागवत तक के जो है सबके सब कुंवारे रहे हैं। अब जो लोग कुंवारे रहे हैं वो फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं। बड़ा अफसोस की बात है। आप समाज को क्यों बड़ा अफसोस की बात है। चटपाली जी भी कुंवारे हैं। यही बड़ा अफसोस की बात है। फैमिली प्लानिंग की बात करने वाले लोग, फैमिली प्लानिंग के लिए वकालत करने वाले लोग कुंवारे हैं। संपत्ति को लूट लो, इसके मुझे बड़ा छेड़ो, तो इसलिए अचंभा हो रहा है रोकोगे कि फैमिली प्लानिंग की बात करने वाले लोग सबके सब कुंवारे हैं। एक बार तो क्या हो गया? हेडगेवार से लेकर के भागवत जी तक के कुंवारे। कोई व्यवस्था करोगे भाई? आप ये देखिए कि ये जनसंख्या की बात करने वाले लोग कुंवारे। चटपाली जी भी कह चुके हैं ये भी कुंवारे, ये भी कुंवारे। अरे भाई ये कुंवारों का देश है, जनसंख्या नहीं होना चाहिए भाई। ये देश जो है ये देश युवाओं का देश है। ये देश युवा है। जिन युवाओं ने अपने प्राण कुर्बान किए भारत की आजादी के लिए, उन हेलो जी हेलो सबका है भाई, जिन लोगों ने अपने प्राण कुर्बान किए, खास करके युवा वर्ग था। और आज युवा वर्ग का आप नहीं सुनेंगे। आप अपनी बात करते रहिए, आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। मुझे बड़ा अफसोस होता है साहब, बड़ा अफसोस होता है। आपने आपकी पूरी तकरीर सुन ली, अब आप बात तो सुनिए। जो अब आप बढ़ते तो सभ्यता का परिचय अब दीजिए। आप सुनेंगे नहीं बात। देखिए अब ये बात अच्छी नहीं है। मैं तो आपको सम्मान करता हूँ, लेकिन आप जैसे सम्मानित व्यक्ति भी जब भाई मैं कह रहा हूँ जो देश कि ये फैमिली प्लानिंग की बात वो लोग कर रहे हैं कि और तो आपके जो अनुयायी है उसी को मानेंगे और हिंदुओं को काफिर समझेंगे। तो हिंदू जहाँ पे कम है उसको परेशान करेंगे, भगाएंगे, लूटेंगे, मारेंगे। तो आपको तो प्रेम का संदेश देना चाहिए भाई। जहाँ भी हिंदू कम है, मुस्लिम उनको सम्मान करे जैसे हिंदू करते हैं। कहाँ कौन से देश में, जनसंख्या ज्यादा किस देश की बात कर रहे हैं होली आप? में बुलाते, दीपावली एक किस देश की बात कर रहे हैं हजरत? जनसंख्या बढ़ती है, अरे भाई आपके किस समाज देश की बात कर रहे हैं? संतुलन बिगड़ जाता है। चलिए किस देश की बात कर रहे भट्ट साहब, हैं बताइएगा ना। भट्ट साहब, इस तरह के वाद विवाद तो होते रहते हैं, इससे किसी तरह की मुझे नहीं लगता कि कोई नतीजा निकलेगा। क्या स्थिति आगे बनने वाली है और किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर के अब सरकार को या सभी धर्मों के लोगों को काम करना चाहिए? देखिए, सभी धर्म की बात तो मेरे समझ में नहीं आती। धर्म तो केवल एक है, सनातन धर्म। बाकी सब मजहब है या रिलीजन है। धर्म तो केवल एक है, सनातन धर्म। वो मतीन साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ सवाल केवल मुस्लिम आबादी बढ़ने का नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, आबादी से उस क्षेत्र का स्वरूप और संस्कृति बदलने की बात नहीं है। 70% जो इस्लाम के नाम पर जो कट्टरता बढ़ रही है, जो इस्लामिक रेडिकलिज्म है, जो वहाबियत है, वो पूरे दुनिया के सामने चुनौती है। यहाँ तक कि यही चुनौती पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, इराक में है, सऊदी अरब भी वहाबियत की समस्या से जूझ रहा है। भारत का जो सबसे बड़ा इस्लामी इदारा है दारुल उलूम देवबंद, वहाँ से ये सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा केंद्र है इस्लामिक रेडिकलिज्म का। इस्लामिक रेडिकलिज्म है ये खाली हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं है, ये बरेलवी सुन्नियों के भी खिलाफ है, ये शिया इस्लाम के भी खिलाफ है। ये शिया इस्लाम को तो मुसलमान ही नहीं मानते,
लोग ये सवाल पूछ रहे पॉलिटिकल हैं कि प्रॉब्लम बेला है। चलाए, उनको तो कैसे अंतिम संस्कार मतीन किया साहब गया? का इसके लोग बारे में क्या देख कहना रहे है? हैं वो खाली कि इतिहास इनके की जो बात है, दोहरा रहे हैं कि हमने कुर्बानी इनके दी। लोगों के अरे क्या कमल छीने कुर्बानी गए थी हैं। भाई? पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन बहुत तो सवाल आज भी है। हो रहा है। अब आप इसी यही महीने नहीं, जो है अब तो सिंध ये हो गया में है 60 हिंदुओं कि को आप जो बाकायदा जबरिया मुसलमान जो बनाया लोग गया। इस तो आईने ये पे भाईचारा की पर्दा बात जो यहाँ उठाएंगे, कहते हैं जो लोग वो हमारे सरकार पड़ोसी की मुल्क में कोई दिखाई नाकामियों नहीं को पड़ती। सामने रखेंगे, तो इसको जो उनके है छापे हम मारे जाएंगे, इंडियन उनके पॉलिटिकल न्यूज चैनल पे कॉन्टेक्स्ट छापे मारे के जाएंगे, रूप में डिस्कस भारत न समाचार पे करें, छापे मारे बल्कि ये गए, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। और चैनल वो पे इस छापे मारे गए हैं, कंटेंशियस प्रॉब्लम उनके को, कर्मचारियों पे छापे मारे गए इस हैं, उलझे हुए उनको जटिल अरेस्ट किया मामले जा को रहा है। का पॉलिटिकल लोकतंत्र की सॉल्यूशन क्या हो जो सकता पिलर है, है, इसके बारे में क्या लोकतंत्र कहना का जो मतीन एक साहब का? पिलर है, मीडिया का एक पिलर है, उस पिलर को बंद किया जा रहा है, उस पिलर को खत्म किया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये बात है, ये टेकवाल जी को कहना चाहिए। टेकवाल जी पता नहीं कैसे कांग्रेसी है, बात ही नहीं कर पाते। वो मतीन को लेकर के उनकी फैमिली की बात करने लगते हैं। अरे भाई बताइए सरकार की जो नाकामियां है, उस नाकामियों को छुपाने के लिए मुद्दे पे क्यों नहीं आते हैं मतीन साहब? वो मुद्दे पे क्यों नहीं आते? कहना चाहिए आपको। ये मुद्दे पे नहीं आते कभी भी। अच्छा दोनों हाथ में लड्डू लेके चलते हैं क्या टेकवाल जी? भाई ठीक है, ये भी हो जाए तो ठीक है, वो भी हो जाए ठीक है। चलिए भाई मुल्क के देखो ऐसा है अज़हरुद्दीन खान जी, किसी भी टीवी चैनल या पत्रकारिता को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास करता है तो ये बिल्कुल गलत है, उसको प्रभावित नहीं करना चाहिए और जो भी हो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन चलिए। विषयांतर मत हो, विषय मत बदलो। समय नहीं है और किसी दिन फिर इसी मुद्दे को लेकर हम और विश्लेषण से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे खास कार्यक्रम में आप शामिल हुए। तो भागवत की कथा पर अब संग्राम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नतीजा क्या होगा वो देखने का विषय है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।